आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भाषा और व्याकरण। तो आज पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वर्ष प्रतीक का जन्मदिन आया तो उसके छोटे भाई प्रत्यूष ने वही किया जो शायद आप भी अपने भाई और बहन के लिए करते हैं। प्रत्यूष ने उसे फूल दिए और कहा, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो प्रतीक के मामा जी विदेश में रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। उनके मामा हैं सोनाली और अंश। उन्होंने एक बधाई पत्र बनाया और इसे ईमेल द्वारा प्रतीक के पास भेजा। प्रतीक ने उस पर लिखा, बधाई मेल पढ़कर प्रसन्न हुआ। तो यहाँ उसने देखा कि एक बच्चे ने मुंह से कहकर उन्हें मन की बात बताई। 2 बच्चों ने लिखकर अपने मन की बात बताई। प्रतीक ने सुनकर और पढ़कर उनके मन की बात समझ ली। तो इससे कहने, सुनने, लिखने और पढ़ने के द्वारा मन की बात समझने और समझाने को ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा वह एक माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा सामने वाला हमारे विचार समझ लेता है और हम सामने वाले के विचार समझ लेते हैं। तो ये कितने प्रकार से कही जा सकती है? ये पढ़कर भी कही जा सकती है, ये सुनकर भी और ये बोलकर भी कही जा सकती है। तो इस प्रकार से भाषा के कितने रूप हुए? तो सामने दिए गए चित्र में नेताजी ने अपने मन के विचार बोलकर प्रकट कर रहे हैं और जनता सुनकर समझ रही हैं। हम सुनने और बोलने को भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको हम? भाषा का मौखिक रूप। सामने दिए गए चित्र में कवि महोदय, यहाँ पे देखिए कवि महोदय हैं, अपनी प्यारी बिटिया चिंकी के लिए एक कविता लिख रहे हैं और चिंकी इस कविता को अपने स्कूल में आयोजित कविता प्रतियोगिता में पढ़ रही हैं। तो पढ़ने और लिखने को भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो जब हम कोई भाषा लिख देते हैं और दूसरा कोई उसको पढ़ता है तो वो क्या है? वो लिखा हुआ रूप होता है। तो इसको क्या कहते हैं? लिखित रूप। अब देखिए भारतीय भाषाएं और हिंदी। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जिनका विवरण इस प्रकार है। पहली क्या है? पंजाबी, असमिया, उड़िया, उर्दू, तमिल, तेलुगु, नेपाली, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, बोडो, बांग्ला, मलयालम, मराठी, संथाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और हिंदी। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी 22 भाषाएं हैं जिनको कि हमारे संविधान में मान्यता दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें बताई गई हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था? राजभाषा। तो यह भाषा के समस्त प्रांतों में बोली और समझी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है भारत के जितने भी प्रांत हैं वहाँ पर बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। तो वर्तमान में हिंदी का व्यवहार क्षेत्र भारत तक सीमित नहीं है, यानी कि ये जो व्यवहार है इसका विदेशों में भी पहुँच चुका है। इसे बोलने और समझने वाले लोग विश्व के अनेक देशों में पाए जाते हैं, यानी कि संसार के सभी देशों में हिंदी भाषा को बोलने और समझने वाले लोग हैं। संसार के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा विभाग बनाए गए हैं। विदेशों में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं भी देखी जा सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य है विदेशों में भी हिंदी भाषा को पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है? पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। अब देखिए लिपि और वर्तनी, ये दोनों क्या होती हैं? तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से आवाज़ें निकलती हैं। आवाज़ों को ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के जिसे हम हमारे द्वारा बोला जाता है उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो यही चिन्ह जो हैं हम उच्चारित करते हैं। तो चिन्ह ही उच्चारित ध्वनि को लिखित रूप हैं। तो जो चिन्ह होते हैं जिनको हम उच्चारित करते हैं वही ध्वनि के लिखित रूप होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? तो जो भी हम मतलब चिन्ह है जिसको हम उच्चारित करते हैं मुख से, जब हम उसको लिख देते हैं तो वही क्या बन जाती है? वो बन जाती है हमारी लिपि। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। भारत एक विशाल देश है। इसके विविध प्रदेशों में विविध भाषाएं बोली जाती हैं और उन सभी की अपनी अपनी लिपियां हैं। तो भारत क्या है? बहुत बड़ा देश है। उसके कई सारे प्रांत हैं। तो सभी प्रांतों में अलग अलग भाषाएं हैं। तो जो भाषाएं अलग अलग हैं तो जो भाषाएं अलग हैं तो उनकी लिपियां भी अलग होंगी। तो सभी प्रांतों में लिपियां भी अलग अलग हैं। तो हमारी राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो हम हिंदी कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि में लिखते हैं? हिंदी हम लिखते हैं देवनागरी में। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, मराठी,
आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं, यानी कि सिर्फ हिंदी नहीं लिखी जाती है बल्कि इसके अलावा संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, मराठी आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। कुछ अन्य प्रांतों की भाषाएं लिपियां इस प्रकार से हैं, तो देखिए यहाँ पर दी गई हैं। पहला प्रांत क्या है? असम है, यहाँ की भाषा क्या है? असमिया है, और लिपि क्या है? असमी। कश्मीर कश्मीरी, कश्मीरी। पंजाब पंजाबी, गुरमुखी। उड़ीसा उड़िया, उड़िया। केरल मलयालम, मलयालम। कर्नाटक कन्नड़, कन्नड़। बंगाल बांग्ला, बंगाली। तमिलनाडु तमिल, तमिल। तो विश्व के विभिन्न देशों में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो संसार में जितने भी देश हैं वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो विश्व के लगभग 9,000 भाषाएं और बोलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इसलिए प्राप्त है क्योंकि ये संसार के सभी देशों में लगभग बोली जाती है और समझी जाती है। तो यह रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो इसकी लिपि क्या है अंग्रेजी की? रोमन। तो कुछ अन्य विदेशी भाषाएं इस प्रकार से हैं। तो देखिए यहाँ पे देश है, यहाँ भाषा है, यहाँ लिपि है। तो चीन चीनी, चीनी। चित्रलेख इसे कहा जाता है। जापान जापानी, जापानी। जर्मनी जर्मन, यहाँ की लिपि क्या है? रोमन। ईरान फारसी, फारसी। देश भाषा लिपि। फ्रांस फ्रांसीसी, रोमन। स्पेन स्पेनिश, रोमन। इटली इतालवी, रोमन। यूके अंग्रेजी, रोमन। तो इस प्रकार से क्या है इन देशों की यहाँ पे भाषाएं हैं और ये लिपियां हैं। अब देखिए व्याकरण। तो व्याकरण वास्तव में एक विद्या अथवा शास्त्र है जिसमें भाषा से संबंधित नियम दिए गए हैं। तो जो हम भाषा पढ़ते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, तो उसी के शास्त्र को हम कहते हैं व्याकरण। तो इन नियमों की जानकारी प्राप्त करके ही भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सीखा जा सकता है। क्योंकि यदि हमें किसी भाषा को सीखना है तो यदि उसको शुद्ध रूप में आपको प्रयोग करना है तो पहले उसके व्याकरण का ज्ञान आपको लेना आवश्यक है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यदि हम व्याकरण का ज्ञान रखते हैं तो किसी भी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं और शुद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। अब है व्याकरण के अंग अथवा विभाग। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण का संबंध भाषा से है, क्योंकि किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले आपको उसके व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो भाषा वाक्यों के मेल से बनती है। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है। तो वाक्य क्या होता है? जिसमें जितने भी शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? सार्थक समूह। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो जो वर्णों का सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा शब्द। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों और वाक्यों को से संबंधित ज्ञान होना अनिवार्य है। तो कहने का तात्पर्य है यदि हमें कोई भाषा सीखनी है तो पहले हमें उसके वर्ण सीखने होंगे, उसके शब्द सीखने होंगे और उसके वाक्यों को भी सीखना होगा। तो उनका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे? तो इसका आधार क्या होता है? व्याकरण के 3 अंग। तो समझ में आया? तो इसका आधार व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं या विभाग हुए। तो पहला क्या है? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में किसका अध्ययन करते हैं हम? व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद आदि का विचार किया जाता है। तो वर्ण विचार में किसका अध्ययन करेंगे? वर्णों के आकार का, उच्चारण का और भेद का। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा शब्द विचार। इसमें शब्दों के रूप, भेद, शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। इसके बाद आता है वाक्य विचार। इसमें वाक्य, उसके प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों आदि का भी अध्ययन होता है। तो इस प्रकार से हम क्या है? इस प्रकार से व्याकरण का अध्ययन करके इसी आधार पर हम जो है किसी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको आगे के भी पाठ भी प्राप्त होते रहें।